Subscribe to our YouTube channel. Like and share our videos. Join us on social media platforms. Link in the description. हेलो फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट 2024 CAPF एग्जाम जो कि 4 अगस्त 2024 को होने वाली है, डेट उसकी आ गई है, सिलेबस उसका फिक्स्ड है। सवाल बस है आपका कि आप रेडी हो कि नहीं प्रिपरेशन के लिए, अपने आप को इस प्रोसेस में ढालने के लिए। इफ यू आर, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर यू पीपल। पेपर 2 के स्ट्रेटेजी का अलग वीडियो मैंने बना दिया है, आप उसको देख लो। ये स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेपरेट वीडियो हमने इसलिए भी बनाया है कि जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई CAPF क्या है, उसका क्या मतलब प्रोसेस है या वो क्या है एक्चुअली, उसके बारे में हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो, है ना। यहाँ हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले स्ट्रेटेजी डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है 2022 के बैच का, और इतने सारे सिलेक्शंस ABK से आए हैं। ये रिजल्ट आपको इसलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज यू कैन बी हियर नेक्स्ट ईयर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम एंड योर एफर्ट्स। विद आवर गाइडेंस थिंग्स कैन डेफिनेटली चेंज, राइट? सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ लेट मी टेल यू दैट वी हैव गॉट 2 पेपर्स। रिटन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल जो है 250 + 200 टोटल मार्क्स है 450। यहां अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो आई कैन डेफिनेटली इंक्रीज माय ओन चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो पेपर 2 के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 3 घंटे का पेपर होता है। उस 200 मार्क्स में आपका सिलेबस क्या होता है, आपको क्या क्या करना है, सो यू कैन वॉच दैट इन सेपरेट वीडियो। पेपर 1 के केस में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 250, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो होते हैं 125 × 2 पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स आपको होते हैं, इसलिए 250 मार्क्स का ये पेपर है। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस एक्चुअली इसका एक मोटा मोटा नाम है, जिसको पेपर 1 बोला जाता है। ये GS मतलब जनरल स्टडीज या जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस 2 पेपर्स you have to deal with these 2 papers on a single day। 4 अगस्त को मॉर्निंग में 10 से 12 ये पेपर होगा, इवनिंग 2 से 5 ये पेपर होगा। अगर इसको क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ से ऊपर अगर इसके आप है तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा। यहां जो है ऑलमोस्ट आपको 120-130 के आसपास, 120 to 140 के बीच में, कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि 2021-2022 में कट ऑफ ऑलमोस्ट 140 तक पहुंच गया था। तो इस साल का कट ऑफ लेकिन 120 to 125 के बीच में रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर मोर। तो अगले साल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बट इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि 250 में 140 तक जाना, इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हो। सो इट इज अचीवेबल कंप्लीटली। ठीक है, सो लेट्स स्विच टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेपर 1। ये है आपका सिलेबस, और ये जो है नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो अभी ये बेसिकली 2022 का जो 2023 का सॉरी जो पेपर अभी हुआ उसके बेसिस पे हमने इन क्वेश्चंस को फॉर्म किया है। ओवरऑल एवरेज भी हर साल का मोटा मोटा ऐसा ही होता है। इस साल पॉलिटी के 10 सवाल पूछे हैं, लेकिन एवरेज में मैंने 12 लिखे हैं क्योंकि 10 से 15 के बीच में वो क्वेश्चंस वैरी करते हैं। तो पॉलिटी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हिस्ट्री के 3 एस्पेक्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। Now every year they can switch between any of these 3। मतलब इस साल शॉकिंगली 2023 के क्वेश्चन पेपर में उन्होंने एंशिएंट से 16 सवाल पूछे थे, मिडिवल से सिर्फ 1 सवाल पूछा है और मॉडर्न से 3 सवाल पूछे हैं। तो आउट ऑफ 20 16 सवाल उन्होंने एंशिएंट से पूछे हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द पार्ट्स इक्वली, है ना, तभी जाके यू कैन बी श्योर कि कुछ भी आ जाए आई कैन डील विद दैट। तो दैट इज हिस्ट्री फॉर यू। देन कम्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो हम लोग मतलब हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है, यूपीएससी के लिए उसके कुछ 20 सवाल आते हैं। फिर ये जो पोर्शन है वो है साइंस टोटल, जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जिनको साइंस जो है मतलब उनको लगता है कि बॉस दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से, ये सब हमको नहीं आता, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। डोंट वरी, वी कैन डील विद दैट। ठीक है, लेकिन बस अब ये देख लो कि फिजिक्स से कुछ 8, केमिस्ट्री से 9, बायो से 9, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। हर साल 25 से 30 सवाल टोटल साइंस से आते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस। देन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों होता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉरी ये अलग से देख कर रखा है, गुड। ये है 12 से 15 क्वेश्चन क्वांट से और 3 से 5 क्वेश्चन
रीजनिंग से आते हैं। इस साल उन्होंने रीजनिंग से सिर्फ एक सवाल पूछा है, बाकी सारे सवाल उन्होंने कौन से पूछे। सो दे कैन वैरी, ठीक है। टोटल 15 सवाल मैथ से इस बार थे, है ना। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 125। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ओके मुझे किस किस के साथ डील करना है। एंड इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल कि ये सारी चीजें हम अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर हम अभी से शुरुआत करें, सही गाइडेंस के अंडर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सही बुक्स पढ़ें, सही तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। वी कैन डेफिनेटली मेक टू दिस पोस्ट। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि अभी हमने बोला कि बुक्स जो है, सही बुक्स मुझे पढ़ना है, तो कौन सी बुक सही है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सही बुक्स है वो तो है एनसीईआरटी, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए, एक्सेप्ट अगर आप क्वांट और एप्टीट्यूड की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स तो भाई मतलब आप जो मैगजीन से पढ़ोगे, और जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है उसके लिए आप कोई भी एक अच्छा सा बुक उठा सकते हो। ये दो टॉपिक छोड़ देंगे तो आपने ये देखा होगा कि हर जगह आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना ही है। वंस आई एम डन विथ एवरीथिंग, ये जो टेक्निकल डिटेल्स है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो हमने देख लिया, कहाँ से पढ़ना है अभी मैं बताने वाला हूँ। वो होने के बाद आई विल बी एक्सक्लूसिवली टेलिंग यू द अप्रोच टू डील विद पेपर 1 थ्रू आउट द ईयर। तो वो जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एनसीईआरटी जरूरी है और क्यों हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अभी बस ये देख लो कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको यहाँ 11th स्टैंडर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एम लक्ष्मीकांत सर की किताब जो है वो आपको यहाँ पढ़नी है पॉलिटी के लिए। ये दोनों किताबें जरूरी है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जरूरी है 6 to 11th क्लास की, और माजिद हुसैन सर की जो किताब है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाली, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस के केस में एनसीईआरटी इज इनफ, मोर देन इनफ। मतलब लूसेंट, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है विद एनसीईआरटी और भी आपको करने का मन है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, तो आप करो, एनसीईआरटी इज इनफ। देन कम्स हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बाकी आपको थीम्स ऑफ हिस्ट्री जो नई एनसीईआरटी से वो भी पढ़नी है, क्योंकि थीम्स ऑफ हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल वो पूछते हैं। उसके अलावा एंशिएंट और मिडिवल के लिए भी पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो आप पढ़ सकते हैं, दे आर वंडरफुल, एंशिएंट और मिडिवल दोनों के लिए। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए भी आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि काफी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमी आता है उतना हम लोगों को कवर करना है। दिस इज इनफ फॉर योर पेपर 1। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, कुछ इश्यू है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट। तो आपके डाउट सारे सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 का एक किताब आता है हर साल एबीकेएस एकेडमी का, जो मंथ ऑफ मई में आता है। हर साल के जो टॉपिक्स है, जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जिसके रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। अभी अगर 2023 की एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 to 7 टॉपिक्स फ्रॉम एसे एंड आर्ग्यूमेंट जो है, रिपोर्ट राइटिंग जो है, वो पूछे गए थे फ्रॉम दैट बुक। मतलब उस बुक में वो टॉपिक कवर कर दिए गए थे, है ना। तो अच्छा एक इनिशिएटिव एबीकेएस का है, जिसमें आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स यहाँ मिल जाते हैं, सो यू कैन रीड देम, राइट। इसके अलावा पेपर 2 की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, ताकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंक्रीज हो। देखिए, you can become assistant commandant and you can have those 3 stars on your sleeves if you focus on 2 things, this one and this one, and you are getting what I'm trying to say, you understand what I'm trying to say, so I don't want to talk much about it, you know। कोई भी चीज हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, क्योंकि देखो we are in such a age that it becomes difficult for our parents to discipline us now. We have got gadgets in our hand, we have got YouTube and other social media, and we are completely involved in that, and we waste so much of our time in doing nothing। और फिर वो गिल्ट भी होती है कभी कभी कि यार टाइम पास करें, कुछ हो नहीं रहा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, और इसीलिए बार बार इन दो शब्दों के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि आपको मतलब बहुत ज्यादा देर बैठ के पढ़ाई करना है, वो तो करना ही है, लेकिन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन होगा तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। और ये बताने का कारण क्या है कि डिस्ट्रैक्शन आज के एज में बहुत ज्यादा है, एंड एवरीबडी इज फेसिंग दैट डिस्ट्रैक्शन, मी टू, सेम हियर। बट व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग देन यू हैव टू सारे डिस्ट्रैक्शन को बाजू में रख के काम करना है। कंसिस्टेंसी इसलिए क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू करता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बहुत सारी अलग लेवल की दिक्कतें आती हैं।
मेरे पास बुक्स है, सिलेबस मुझे पता है, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मेरे पास है, मैंने शायद क्लास भी लगा रखा है, गाइडेंस भी मेरे पास है, लेकिन एक लिमिट के बाद ना थोड़ा पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो जाते हैं, लगता है कि क्योंकि सामने तुरंत कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ धुंधला दिखता है, अभी पूरा 1 साल का पीरियड बाकी है, पढ़ रहा हूँ लेकिन पता नहीं फिर कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो तब तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीजें, या फिर कभी मन नहीं लगता, कभी चीजें समझ में नहीं आती, कभी पढ़ाई कर चुका हूँ, कोई छोटा मोटा सेक्शनल टेस्ट देता हूँ, उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लगता है यार पढ़ के पूरा वेस्ट हो गया, कभी कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट टफ लगने लगता है तो लगता है यार कर पाऊंगा कि नहीं। इन सारी चीजों को आपको ओवरकम करना है, ये सारी चीजें आपकी कंसिस्टेंसी में बाधा उत्पन्न करती है, और इसीलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपाय क्या है कि आप किसी ग्रुप से जुड़ जाओ। क्यों? ताकि एक कंपटीशन का माहौल हमेशा बना रहे, ताकि आपको हमेशा ये फील होता रहे कि एटलीस्ट, और इसीलिए टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आई जस्ट कीप ऑन कंपेयरिंग माई सेल्फ विद द अदर ग्रुप और अदर पीपल, सो आई एम लाइक ओके यार मुझे करना है, अपने आप को पुश करना है ना। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव, देन यू विल बी हियर। देखिए ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला वही चीज यहां मैं बताने वाला हूं। टेस्ट सीरीज का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड दैट टू फ्रॉम द स्टार्ट। पेपर 2 का तो टेस्ट सीरीज खैर थोड़ा सा आप मतलब अभी जैसे कि अभी दिस इज अगस्त इज गोइंग ऑन, तो आप 1 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले वो स्किल सीखना पड़ेगा। हाँ, तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी उसको पढ़ाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका एसे और आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग पे अच्छा खासा कमांड आए, एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। लेकिन पेपर 1 जो है, जैसे ही आप क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हो या फिर आप कहीं खुद से भी पढ़ रहे हो, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो एक लिमिट के बाद आपने पेपर 1 का टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देना चाहिए। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने चाहिए, है ना, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो आपको ये आइडिया देते हैं कि कौन से लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मुझे आता है, तो 4 चीजें जो आती है वो मुझे याद आती है, उस कॉन्फिडेंस पे मैं बोलता हूँ कि हाँ आई नो सर एंशिएंट इंडिया। लेकिन कोई सवाल यूपीएससी का देखता हूँ तो सडनली आंखें खुल जाती है कि बॉस ये तो नहीं पता। अब एक सवाल से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि अलग अलग सवाल देख के उसका एक लेवल देखना चाहिए कि भाई कैसे पूछ रहे हैं, कुछ फैक्चुअल नहीं पूछ रहे, कुछ सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, सवाल को टेढ़ा मेढ़ा घुमा के पूछ रहे हैं। सो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट वे। इसीलिए हमेशा अपने साथ में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, हमेशा अपने साथ में एक जो वो बुक आती है जिसमें पीवाईक्यूज दिए हुए होते हैं, वो हमेशा अपने साथ में रखनी है। कोई भी एडिशन की वो ले लो, कोई भी पब्लिकेशन की ले लो, एडिशन तो नया होना चाहिए, खैर पब्लिकेशन कोई भी हो वो ले लो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें कवर होने चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भी वो लोग देते हैं। उसका फायदा यह होता है कि जब भी मैं किसी सब्जेक्ट के साथ बैठा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो बीच बीच में वो क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, तो आई गेट एन आइडिया, ओके 2013 में ये पूछा था, 2015 में ये पूछा था, 2010 में ये पूछा था, अबे रिसेंटली अच्छा ऐसा पूछा है, तो आई एम इनटू द क्वेश्चंस, आई कीप ऑन रीडिंग द सब्जेक्ट एंड आई एम लाइक ओके। तो बाद में ऐसा होने लगेगा आपके साथ, कोई पैरा पढ़ रहा हूँ तो आपको अच्छा यहाँ से सवाल आ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। सो पीवाईक्यूज प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अरे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अब तक पूछे हैं, वो डेफिनेटली एक पैटर्न आपको दिखाते हैं कि ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। सो डेफिनेटली पीवाईक्यू आर इंपॉर्टेंट, प्लस टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। देन देयर इज वन मोर थिंग जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अप्रोच में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है चलो सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो सर? फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज का पढ़ाई कर रहे हो? सीईपीएफ की। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो मतलब क्या कर रहा हूँ सर? लाइब्रेरी में जाता हूँ, रीडिंग रूम में जाता हूँ और पढ़ता हूँ। और बहुत सारे बच्चे इसी में रह जाते हैं, उनको लगता है कि रीडिंग इक्वल्स टू पढ़ाई। ये कंप्लीटली गलत बात है। पढ़ाई जो है वो ये बड़ा स्क्वायर है जिसमें रीडिंग आता है, रिकॉलिंग आता है और रिवाइज आता है। रिकॉल करना मतलब ये होता है, अब आपको लगेगा भाई रिकॉल और रिवीजन एक ही चीज है, तो ये होता है रिकॉल ना मतलब रैंडमली जब मैं कहीं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठा हूँ, तो याद करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने पढ़ा है ना। टेस्ट सीरीज देने का भी यही फायदा है कि आप जो है जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करने का, क्योंकि टेस्ट सीरीज में एक सवाल आता है, सवाल इज लाइक अ चैलेंज, सो आई वांट टू डील विद दैट चैलेंज, सो आई कीप ऑन रिकॉलिंग व्हाट आई हैव रेड। तो रिकॉल करना और बार बार अलग अलग तरीके से रिवाइज करना इज अ मस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। एक बार मैंने पढ़ लिया अब कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं चलता है। और रिवीजन जो है वो पैरेलल ही होनी चाहिए। यू कांट टेल मी कि सर मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा। जो पढ़ा है अभी सितंबर में, अगर तू मार्च में या मई में रिवाइज करेगा तो सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ नया लगेगा उस वक्त।
तुरंत पढ़ना है, नेक्स्ट डे रिवीजन करना है, उसी चीज को 8 दिन के बाद रिवाइज करना है, उसी चीज को 1 महीने बाद रिवाइज करना है। इसलिए एक डायरी मेंटेन करना है, रोज मैं क्या करने वाला हूं और एक्चुअली में मैंने क्या किया ये लिखना है, और उस ट्रैक होता है आपके पास, एक ट्रैक आपके पास रहता है हमेशा। सो बाय अ डायरी ऑफ अ स्मॉल साइज डायरी, जिसमें आप लिख सकते हो कि आज मुझे क्या क्या करना है, फाइनली एंड ऑफ द डे मैंने क्या क्या किया, टिक करना है, ये रह गया तो ये नेक्स्ट डे फॉरवर्ड करना। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि मैं पूरा खत्म करूं जो मैंने डिसाइड किया है, बट थिंग्स कैन बी डिफरेंट, एवरी डे सेम नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैक रखो अपने पढ़ाई का और रिवीजन करते रहो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है बाद में जब ऐसा होगा कि 4-5 महीने हो गए, सारा सिलेबस हो गया, लेकिन जब मैं रिवीजन करने बैठा सब कुछ नया लग रहा है, तो आप इतना मतलब डिवास्टेटेड फील करोगे कि भाई कुछ नहीं आता मुझे, सब कुछ नया लग रहा है। ऐसा ना हो, इसलिए नया पढ़ने से पहले जो पुराना किया है उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना। सो रीड, रिकॉल एंड रिवाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इन ऑल दिस प्रोसेस लेट मी जस्ट टेल यू कि हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करवाते हैं। ये दिल्ली वाली बैच है जो 12 अगस्त को शुरू होने वाली है। ये सारी फैकल्टीज है, रिनाउंड फैकल्टीज, सेम विथ हैदराबाद, है ना। ऑल दिस पीपल एक्चुअली डील विथ पेपर 2 हियर। मी माई सेल्फ एक्चुअली डीलिंग विथ पेपर 2 ऑनलाइन हियर इन ऑनलाइन प्रोग्राम, है ना। तो हम लोग यहाँ भी एक पूरी टीम है जो पेपर 1 पेपर 2 के साथ डील करती है। और ऑनलाइन में तो मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशंस हम लोगों के होते हैं, ऑफलाइन में तो खैर क्लासरूम सेशंस ही आपके होंगे, तो वो तो बेस्ट ही है। लेकिन अगर आप हैदराबाद या दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो, यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन भी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। होल टीम इज विथ यू थ्रू आउट द ईयर, डीलिंग विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम, एवरी क्वेरी ऑफ यूअर्स, एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग, ठीक है। पर्सनल अटेंशन यहाँ आपको मिलता है। सो दीज आर द कोर्सेज डिजाइन्ड फॉर योर सक्सेस। ये सारी हो गई टेक्निकल चीजें। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट वी हैव टू डू टुगेदर, जिसमें लेकिन आपका रोल बड़ा है। हमेशा एक बात याद रखो, सबसे पहली बात, व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ सच फाइट, यू आर द प्रोटोगनिस्ट। आप लीड रोल में हो, फाइट आपकी है। कभी कभी हम लोग किसी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और हमें लगता है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मतलब मुझे पता है कि एग्जाम मुझे देना है, बट समहाउ बैक ऑफ द माइंड हम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के कंधे पर डाल देते हैं। क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी हो, फाइट इज योर्स, एवरीबडी एल्स इज अ साइड एक्टर, इंक्लूडिंग अस एट AVKS. We tell you where to go, how to go, what to do now, what not to do now. But आपको ये समझ में आना चाहिए कि it's me who needs to be aggressive in my studying, in my discipline, in my consistency, in my preparation. It is me who decides my own priority कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है, नहीं करना है मुझे। इवन तो सारी सोसाइटी आपको बोले अरे क्या बात इंसान है तू, ये क्यों नहीं कर रहा है, मेरे एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है, मेरे एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही मैं करूंगा। तो प्रायोरिटी सेट करना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग आपको ये बताएंगे कब क्या कौन सा चीज करना है ना। तो व्हेन इट कम्स टू अप्रोच, और ये जो अप्रोच है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई हर बंदा कर रहा है, हर बंदा पढ़ाई कर रहा है। यूट्यूब पे आपको हर बंदा ये बता रहा है कि ये पढ़ो, मतलब क्या करो। मैंने आपको बोल दिया कि एनसीईआरटी पहले उठाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात का ख्याल ये रखो कि कोई भी नया सब्जेक्ट है, देखो कोई भी चीज जो हम इन जनरल डेली रूटीन में भी करते हैं, कोई नई चीज भी सोचते हैं समझते हैं, पकड़ लीजिए अभी ChatGPT, AI, ML ऐसी नई नई चीजें आ रही हैं, तो सारा डिटेल टेक्निकल नहीं पता होता है, लेकिन एटलीस्ट हम किसी से ये सुनते हैं कि एक्चुअली वो क्या है, और हमारे पास जो हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अब तक का है उसके साथ उसको कोरिलेट कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ये मतलब ये होता है, ताकि हम किसी और को एक्सप्लेन भी कर पाए। फिर सेम गोज विद योर प्रिपरेशन इन CAPF। अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग फ्लेवर्स है। एक सब्जेक्ट मैंने उठाया, एनसीईआरटी उठाई, जब मैं उसको पढ़ता हूं तो उसको पढ़ो सिर्फ इस एंगल से नहीं कि यार ये एग्जाम में आने वाला है इसलिए पढ़ रहा हूं, सच में उसको समझने की कोशिश करो। और ये सब आप कर सकते हो क्योंकि आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, यू गॉट 1 ईयर। जो बंदा 4 महीने पहले प्रिपेयर किया उसके पास ये सब टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना और याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को जब आप समझ लेते हैं ना, तो फिर याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। किसी की फिल्म की कहानी या गाने के जो वर्डिंग्स है वो याद रहते हैं क्योंकि लॉजिकली वो हमको अपील होते हैं। कहानी का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो हमें पता होता है, इसलिए हम
1 महीने बाद 6 महीने बाद भी किसी मूवी के बारे में पूछ लो तो हम बताते हैं यार ये वो सीन में ये हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ कनेक्ट किया अपने आप को, इमोशनली भी कनेक्ट किया। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू विद द सब्जेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या है? अच्छा ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तो ये प्रॉब्लम है। आस्क क्वेश्चंस देयर इटसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड मोर आंसर्स, ट्राई टू डिग इट। आपके पास विकिपीडिया है, गूगल है, आपको लगेगा कि बहुत टाइम जा रहा है, कुछ टाइम नहीं जा रहा। एक बार ठीक से पूरी तरह से समझ जाओगे ना कॉम्प्रहेंसिवली, तो बार बार फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा कर रही है यूपीएससी भी कि आपके जो बेसिक्स है उनको चैलेंज कर रही है। आपको लगता है मैंने एंशिएंट इंडिया कर लिया, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है कि आपको लग रहा है भाई ये तो मतलब नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब पढ़ रहा था तो कहीं उसका रनिंग रेफरेंस आया था, उसके बारे में मैंने डिटेल क्यों नहीं ढूंढा? ढूंढना चाहिए, अभी टाइम है मेरे पास। इसको बोलते हैं पढ़ाई करना, कि किसी चीज को लॉजिकली समझना। जो दिया है वो पढ़ रहा हूं क्योंकि वो हमको ऊपर से इम्पोज किया गया है। हाँ भाई ये पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ना है इसलिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ, कोई एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कोई एक शेड्यूल का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, है ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में पढ़ रहा हूँ, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। हर चीज के बारे में ठीक से सोचना, पढ़ना। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट चल रही है, उसके साथ में क्या कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना, पकड़ लीजिए अभी कुछ प्लस माइनस चल रहा है ना, तो वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है, कौन सा प्रोविजन उसके लिए है, कौन सा बिल उसके लिए पास हुआ, किसने परमिशन दी, किसके पास अथॉरिटी है क्या नहीं। इस तरह से जब मैं चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश करता हूँ, थिंग्स बिकम मच बेटर फॉर मी एंड आई कैन डू इट नाउ। सो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग इसलिए क्योंकि ना एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए, एग्जाम तो छोड़ो यार, टेस्ट सीरीज में भी इन जनरल भी मुझे रिवीजन करने के लिए मेरे खुद के नोट्स, अपने नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, हर चीज कैसे सब कुछ वापस उठाओगे, तो मेरे पास अपने कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं। और ये नोट्स का फायदा ये होता है कि मेरा अपना खुद का जो एफर्ट है, जो पसीना मैंने बहाया है, वो सब कुछ वहां है ना। क्योंकि मैंने सिर्फ किताब का पढ़ के वो नहीं उसको शॉर्ट में लिखा है, उसके रिगार्डिंग जो कुछ मैंने रिसर्च किया, जो कुछ इधर उधर की चीजें भी बाद में पढ़ी लेकिन इससे कनेक्टेड है, वो सारी एक जगह पे लाके लिख दी। ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है, जो एक जगह पे है, जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाया है, जिसमें मैंने स्टैटिक पार्ट भी थोड़ा लिखा है, उसके रिगार्डिंग करंट में कुछ चीजें बदली है वो भी मैंने लिखी है, ये सब आपको काम आएगा पेपर 2 में। क्योंकि पेपर 2 में आपको ऐसे लिखना है तो पुरानी चीजें भी लिखनी है, नई चीजें भी लिखनी है, उन दोनों को कनेक्ट भी करना है। सो अपने नोट्स बनाना इज ऑलवेज अ गुड वेरी गुड स्ट्रैटेजी, राइट। देन कम्स पुराने क्वेश्चन पेपर, जो पीवाईक्यूज है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि वो हमेशा आपके पास वो किताब होनी चाहिए। आप रीडिंग में भी जाते हो, पकड़ लीजिए आपने यार डिसाइड कर लिया मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने वाला हूँ, लेकिन वो पीवाईक्यू वाली किताब आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। कल आप इकोनॉमी पढ़ने वाले हो, वो किताब कॉमन है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके जाओ रीडिंग में, वो किताब आपके पास हमेशा होनी चाहिए। पीवाईक्यू आपके पास रहेंगे तो आपको हमेशा ये आइडिया से चलते रहेगा कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड यूपीएससी का है, क्या वो पूछ रहे हैं, एंड वेयर डू आई स्टैंड। सो पीवाईक्यू आर मस्ट। तो क्वेश्चन पेपर वाला बुक हमेशा ले लो। जो चौथी चीज है ना, ये मैं आपको कितना भी बताऊं बच्चे करते ही नहीं है, और वो है थिंकिंग। हिंदी में इसको चिंतन कहा जाता है। किसी चीज के बारे में शांति से बैठ के बस सोचना। हम लोग ना विद्यार्थी नहीं है, हम लोग ना कंज्यूमर बन गए हैं। सामने किताब है या कुछ पीडीएफ है, बस कंज्यूम करते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ सोचते नहीं है। उसके ऊपर सोचना मतलब क्या करना, ऑलरेडी मेरे पास मेरे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ कहीं ना कहीं उसको रिलेट करने की कोशिश करना। इसका फायदा यह होता है कि आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत दिन तक टिकता है, अच्छे लेवल पे टिकता है। मतलब रिवीजन एक तरीका है चीजों को याद रखने का, लेकिन किसी चीज के बारे में सिर्फ 2 मिनट मैंने कुछ पढ़ा, मुझे वो सही लगा, मैंने उसको किताब को बंद करके बस 2 मिनट बैठा हूं और सोच रहा हूं, अच्छा ये ऐसा है, क्यों है ऐसा, अच्छा मतलब वो जो मैंने वो पढ़ा था उससे कहीं वो उसका लिंक है क्या। इस तरह से उसके बारे में सोचना, अगर थोड़ा चिंतन में करूंगा, अभी से उसकी आदत अपने आप को लगाऊंगा, इट विल हेल्प मी इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2। क्योंकि ये सोचने का तरीका, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का तरीका, चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका डेफिनेटली विल हेल्प मी इन पेपर 2। इसलिए थिंकिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। हमेशा एक बात याद रखना, मैं कोई चीज पढ़ता हूं, that is not enough, as I already told you. You need to revise that, you need to think about that. So there are these layers of preparation which you need to understand. लोगों को लगता है कि ये किताब है, ये पढ़ लिया मेरा प्रिपरेशन हो गया, ऐसे नहीं होता है। चीजें भूल जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती। करंट अफेयर्स जैसी चीजों को तो कोई लिमिट नहीं है,
ऑलरेडी एक दिन में भारत जैसे देश में इतना सारा कंटेंट होता है, हमको एक साल का कंटेंट पढ़ना है, एटलीस्ट 6 महीने का कंटेंट तो अच्छे से पढ़ना है। तो और ऐसा नहीं है, अगर आप बोलोगे नहीं सर एग्जाम में तो सर पिछले 3-4 महीने का ही पूछ लिया था पेपर 1 में, लेकिन भाई पेपर 2 के लिए तो सारी चीजें काम आएंगी ना। आपका अप्रोच बदलेगा, आपकी थॉट प्रोसेस बदलेगी, कोई चीज आपको कहाँ कौन से ऐसे में काम आई, यू नेवर नो, है ना। सो बोलने का मतलब ये है कि लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलता हूँ, जैसे कि पेपर 2 का एग्जांपल है। पेपर 2 में इनिशियल फेज में सिर्फ टॉपिक लेके उसके ऊपर सोचना और लिखना, ये एक चीज है। स्टैटिक टॉपिक ले लिया मैंने, सिंपल टॉपिक, चाइल्ड लेबर है, माल न्यूट्रिशन है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को इंक्लूड कर लिया क्या, एसडीजी को इंक्लूड कर लिया क्या, कोई केस स्टडी डाल रहा हूँ क्या, इंट्रोडक्शन में क्या कर रहा हूँ, कोई कोट, व्हाट अबाउट सम सिनेमा विच इज बेस्ड ऑन दैट थीम और दैट टॉपिक, ऐसे सोचना। फिर थोड़ा सा टफ टॉपिक दे दिया, मतलब जो अभी ट्रेंडिंग है, जिस तरह के टॉपिक एग्जाम में पूछते हैं, उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ये सब हो गया, अभी अच्छा सा लिखना मुझे आ गया सर, अभी आई एम रेडी। नो यू आर नॉट। क्या आप गिवन टाइम में उसको लिख पा रहे हो, वो अगली परीक्षा है। क्योंकि अच्छा लिख रहा हूँ लेकिन आधा घंटा लग रहा है, लेकिन 18 मिनट में ऐसे लिखना है। फिर मैं ऐसे लिखने लग गया जल्दी जल्दी, अभी 18 मिनट में सर मेरा ऐसे खत्म हो गया, नाउ आई एम रेडी। नो यू आर नॉट, क्योंकि 18 मिनट का सिर्फ एक ऐसे नहीं लिखना है, 18 मिनट में एक ऐसे ऐसे 4 ऐसे लिखने हैं। फिर दूसरा ऐसे लिखते लिखते थक जाओगे, फिर तीसरा लिखोगे, फिर चौथा लिखोगे। ये सारा प्रिपरेशन हम लोग करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आपसे लिखवाते हैं बैक टू बैक 1 2 3 4, ताकि आपको हर चीज की आदत पड़े। वहां जाके उस दिन जो करना है उसका प्रैक्टिस यहां करवाते हैं। एवीकेएस सिर्फ सीएपीएफ डेडिकेटेड क्लास है, इट प्रिपेयर्स ओनली फॉर सीएपीएफ। फिर आर्गुमेंट राइटिंग है, फिर 4 ऐसे लिखना मुझे आ गया, लेकिन उसके बाद 2 आर्गुमेंट है, उसका भी प्रैक्टिस, फिर 2 रिपोर्ट, फिर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन। मुझे लगता है मैंने पढ़ लिया, मैं लिख सकता हूं, प्रिपेयर्ड हूं, नहीं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, डाइवर्सिटी आ रही है, ओके आ रही है तो गिवन टाइम में आ रही है, गिवन टाइम में आ रही है तो क्या बैक टू बैक 4 ऐसे गिवन टाइम में हो रहे हैं, उसके बाद के जो कंपोनेंट्स है वो गिवन टाइम में हो रहे हैं, ये सारा आपको एक दिन में करना है ना, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंडसेट फॉर दैट, है ना। इतना ही नहीं भाई, सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, 2 से 5 आपका एग्जाम होता है, तो पेपर 2 का प्रिपरेशन भी उस ड्यूरेशन में करना है। मतलब प्रिपरेशन तो आप कभी भी करो, लेकिन एक्चुअल जब लिखोगे तो, क्योंकि वो दोपहर का टाइम है, खाना खाने के बाद नींद आती है, ऐसे वक्त आपको पेपर 2 के साथ फाइट करना है, नॉट एन इजी टास्क। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा। सो देयर आर लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन, लेट दैट बी पेपर 1, लेट दैट बी पेपर 2। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स, है ना। we can definitely crack this exam with flying colors. All that you have to do is you have to first tell yourself that you are ready, you can do it, and then what are the necessities, है ना। फिर वो किताबें लेके आना है, पढ़ाई शुरू करना है, जिस तरह से मैंने अप्रोच बताया उस तरह से उसको समझना है, ये सारी चीजें करो, ठीक है। पेपर 2 के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, उसको भी देख लो। पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपरेशन पैरेलल होना चाहिए हमेशा, एटलीस्ट 2 घंटा रोज पेपर 2 के लिए देना है, एटलीस्ट रोज 4 घंटा पेपर 1 के लिए देना है। अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोच के प्रिपरेशन करो, अपना सारा टाइम टेबल एग्जाम के हिसाब से डिसाइड करो, यू कैन डेफिनेटली डू इट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1। इस तरह से अगर काम करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली हैव दोस 3 स्टार्स ऑन आवर स्लीव्स, राइट। सो यहां हम रुकते हैं। यू गॉट एनी डाउट्स, यू कैन कॉल द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।